हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन 2 करना है। हमने बहुत सारे पॉलिटी के टॉपिक्स जो हैं वो यूट्यूब पे किए हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। परचम के ही यूट्यूब पर आपको पूरी प्लेलिस्ट हमारी दिख रही है पॉलिटी की। लगभग 40, 41, 42 क्लासेस मैंने ली है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए और बिल्कुल क्विक और आसान तरीके से उनको बताने की कोशिश की है। अब ये अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर एनडीए में, सीडीएस में, सीजीएल, सीपीयू और सीएचएसएल के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका सेशन नंबर 2 है। लगभग 3 से 4-5 सेशंस में लेके आऊंगी, ठीक है, ताकि आपके लगभग 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। टॉपिक्स के बीच बीच में भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन ये अलग से प्रैक्टिस सेशन में पीवाईक्यू के लेके आई, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता दूं। हमारी ऐप पर एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। एक कोर्स एसएससी इकोनॉमी का, एक कोर्स एसएससी पॉलिटी का चल रहा है। आपको यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज दिख रहे हैं, आप किसी का भी इंडिविजुअल बैच अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देखने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है प्लानिंग कमीशन जब था, तो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, योजनाएं बनाता था, और उस योजना को फाइनलाइज करने का काम किसका था? उस योजना को फाइनलाइज करने का काम था एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, और एनडीसी के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते थे। ये एनडीसी 1952 में बना था। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है। देखो, लोकसभा, राज्यसभा, एक तो इसके अंदर विधानसभा के लोग नहीं होंगे, याद रखेंगे। लोकसभा के इलेक्टेड लोग और नॉमिनेटेड दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे ही राज्यसभा के भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ओनली इलेक्टेड मेंबर, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नो दिस इज अगेन रॉन्ग। इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो हिस्सा ही नहीं लेते। तो बचा क्या? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार नामांकन में कम से कम कितने प्रपोजर और कितने सेकेंडर होने चाहिए? देखो, प्रेसिडेंट के लिए कितने प्रपोजर और कितने सेकेंडर चाहिए? 50-50। 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर। प्रपोजर कौन होते हैं? जो किसी नाम को प्रपोज करते हैं कि हमारे हिसाब से ये व्यक्ति प्रेसिडेंट होना चाहिए। और सेकेंडर कौन? जो इन प्रपोजर को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, हम भी इनके साथ हैं। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 सपोर्टर और 20 सेकेंडर चाहिए होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द फाइनल वर्ड ऑन द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा हो जाए, तो फाइनल वर्ड्स किसके होंगे? मतलब कौन उनको सॉल्व करेगा? सॉल्व करने का काम होगा सुप्रीम कोर्ट का। केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द लेटर्स एब्सेंस। यानी प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति उनकी जगह काम कर रहे हैं, तो अधिकतम कितने समय के लिए काम कर सकते हैं? तो आंसर है 6 मंथ्स। क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर
न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाएंगे। 6 मंथ्स के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाना अनिवार्य है, जरूरी। आंसर 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट? मतलब कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? मैंने पिछली क्लास में भी बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के लिए 52, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63, यहाँ के लिए 74, यानी 5 6 7 2 3 4 ऐसे याद कराया था। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है? 63, तो आंसर क्या आ जाएगा? 63। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? देखो, शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, जाकिर हुसैन भी रहे हैं, बीडी जत्ती हमारे 5th वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन जसवंत सिंह कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है? करंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा? ए, जसवंत सिंह कभी भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? निदेशक सिद्धांतों के संबंध में कौन सही है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेचर नेगेटिव है? नहीं। नेगेटिव का मतलब तो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट कहते हैं कि स्टेट आप ये नहीं कर सकते, स्टेट आप वो नहीं कर सकते, हर जगह नहीं की सेंस आ रही है, तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो यूं कहते हैं, स्टेट यू शुड डू दिस, स्टेट यू शुड डू दैट, यानी स्टेट कुछ करने को कह रहे हैं, पॉजिटिव चीज को कह रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव इंजंक्शन। जस्टिफिएबल है क्या? डीपीएसपी तो नॉन जस्टिसिएबल है। अगर आपको डीपीएसपी नहीं मिलते तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा? ए, ये पॉजिटिव है नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये कहा कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है वो बैंक की सुविधा पर दे बैंक पर चेक की तरह है? मतलब कि जिस तरीके से बैंक के अंदर जब रिसोर्स होंगे, फंड होंगे, तभी आपको आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब देश में रिसोर्सेज होंगे, इंडिया में रिसोर्सेज होंगे, तब हमारे डीपीएसपी हमको मिलेंगे, तब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा है। तो ये बात किसने कही थी? ये तो बैंक के चेक की तरह है। तो ये स्टेटमेंट केटी शाह की है। किसकी? केटी शाह की। वो डीपीएसपी को एक ऐसे बैंक के चेक कहते थे जिस बैंक के पास जब पैसा होगा वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस चेक को क्लियर करेगा। ठीक है, तो केटी शाह इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन inserted a new article 21A providing right to education in the constitution? संविधान के किस संशोधन ने संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A में शामिल किया है? मतलब राइट टू एजुकेशन कौन से संवैधानिक संशोधन से आया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था 86 से 3 चीजें हुई और तीनों ही शिक्षा से रिलेटेड। आर्टिकल 21 से आर्टिकल 45 में बदलाव और 11th फंडामेंटल ड्यूटी का ऐड होना, ये तीनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आंसर आ जाएगा इसका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायती राज 11वीं अनुसूची, लैंड रिफॉर्म 9th अनुसूची, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 7th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल से 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इसको शामिल किया था। आंसर आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बेदल विरोधी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, 23 या 24? 17 आपको पता है अनटचेबिलिटी को रोकता है, अनटचेबिलिटी को रोकता है। आर्टिकल 19 आपको पता है फ्रीडम देता है 6 तरीके की। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को रोकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को रोकता है। और आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को कौन रोक रहा है? आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को भारतीय संविधान में किस नाम से पुकारा गया है? हमारे देश का नाम क्या है हमारे संविधान में?
आर्टिकल 1 एंड शेड्यूल 1 दोनों के अंदर ही इंडिया के दो नाम है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, मतलब एक तो भारत और एक इंडिया, हिंदुस्तान नहीं कहा जाता हमको, इंडिया एंड भारत ये दो नाम है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन? सुकुमार सेन। क्या नाम? सुकुमार सेन। ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यंगेस्ट थे, 1950 से 1958 दिसंबर तक रहे थे, 1958 दिसंबर तक रहे थे। और आपका कमेंट सेक्शन में आपको यह भी बताना है कि हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो या तो 6 साल में पूरा हो जाएगा या 65 की एज तक रहेगा। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस नोटा इन इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शंस के अंदर नोटा आया है और पहला राज्य कौन था जिसने नोटा को, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस को इलेक्शंस के अंदर इंक्लूड किया? ये था राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे एक साथ ही इलेक्शन हो रहे थे जब नोटा इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन राजस्थान वो पहला राज्य है जहां पे नोटा सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद ये पूछ रहा है कि मैंडेमस रिट का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब मैंने आपको बताया था, परमादेश इसको हिंदी में कहते हैं, परमादेश, परम आदेश, मतलब वी कमांड, वी कमांड, हम आपको कमांड कर रहे हैं इस काम को करके दो। रिट्स वाली वीडियो में जाना, वहां मैंने डिटेल में बताया। बाय व्हाट वारंट, ये बताता है क्यूओ वारंटो, ये किसका मतलब है? क्यूओ वारंटो का, अधिकार पृच्छा का। टू बी सर्टिफाइड, ये सर्शोररी बताता है, सर्शोररी। यू मे हैव द बॉडी, ये हैबियस कॉर्पस का मीनिंग है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, हैबियस कॉर्पस का, ठीक है। वी कमांड मैंडेमस है, तो आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? डाइट डेल युआन शो, तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। इंडिया की संसद को किस नाम से जानते हैं? इंडिया की संसद को संसद ही कहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। फिर ये पार्लियामेंट का क्या चक्कर है? पार्लियामेंट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कहते हैं और वहीं से ही हमने बहुत सारी चीजें कॉपी की है, इसलिए हम गुमराह होके अपनी संसद को भी पार्लियामेंट ही कहने लगे, जबकि अपनी संसद का नाम, अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम संसद है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जापान वाले इसको डाइट कहते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन से मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेलफेयर स्टेट मॉडल, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको पता है भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर क्या है? इट इज अ नेम ऑफ प्लेस इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर एक जगह का नाम है जहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट सिचुएटेड है, वहां पे इनकी पार्लियामेंट लोकेटेड है। तो हमने बहुत सारी चीजें पार्लियामेंट की ब्रिटेन से कॉपी की है, इसलिए हम अपने मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल ही कहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कौन बताता है कि कोई बिल एक मनी बिल है या नहीं? मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 से बिलोंग करता है और लोकसभा स्पीकर इस चीज को बताते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? लोकसभा स्पीकर। और आप इनके शब्दों को चैलेंज भी नहीं कर सकते कि कैसे इन्होंने किसी बिल को मनी बिल कह दिया। अगर इन्होंने किसी बिल के साथ सर्टिफाई कर दिया है कि ये बिल मनी बिल है तो वो बिल मनी बिल ही माना जाएगा। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, भारत की संसद में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आपको पता है पार्लियामेंट के हाउस अगर पूछे जाए तो दो हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन पार्लियामेंट के ऑर्गन्स अगर पूछे जाए तो पार्लियामेंट के ऑर्गन 3 हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, तो आंसर क्या आएगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट कोर किस नाम से जानते हैं? आपको पता है बजट आर्टिकल नंबर 112 में है और शब्द बजट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं कि हर वर्ष, हर साल हमको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी जाए कि इस साल क्या खर्चा है, क्या कमाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो कहां इंट्रोड्यूस होता है? देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में आ ही नहीं सकता,
क्योंकि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और वो पास हो जाता है तो पूरा का पूरा सरकार जो है वो गिर जाती है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है और जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कलेक्टिवली। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हार होती है, अगर वो पास हो जाए तो वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में कभी नहीं आता। तो आंसर क्या आएगा? बी, लोकसभा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस इन अ ईयर? लोकसभा के कितने सेशन एक साल में होते हैं? 2, 3, 4, 5? देखो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 3 कौन कौन से? मॉनसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। सबसे छोटा पूछ ले, विंटर होता है नवंबर दिसंबर में। बजट होता है सबसे लंबा, फरवरी से लेके अप्रैल तक। ये होता है जुलाई अगस्त सितंबर, मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त सितंबर। तो सबसे लॉन्गेस्ट पूछ लिया जाए तो बजट सेशन, सबसे शॉर्टेस्ट पूछ लिया जाए तो विंटर सेशन। मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 तो एक साल में करने जरूरी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल की उम्र लोकसभा बनने की। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स। एक अडल्ट यानी वोट देने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। और सरपंच यानी पंचायत का मेंबर अगर आपको बनना है तो आप 21 वर्ष के कम से कम होने चाहिए। तो इसने पूछा है लोकसभा का, तो लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र कम से कम आपकी होनी चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये आपके लिए है। भारत जो यूनियन है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, उसकी कार्यकारी शक्ति किसके पास है? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन? यूनियन कैबिनेट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास? मैं उम्मीद करती हूं जितना मैंने आपको सिखाया है पूरी सीरीज में, आपको ये सवाल बड़े आसानी से आ जाएगा और आप इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।